हेलो एवरीवन, आई होप सभी फिट एंड फाइन है। तो जैसे कि ये हमने एसएससी एमटीएस वालों के लिए मॉक्स की पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज हम करेंगे मॉक नंबर 9। इससे पहले जो 8 मॉक्स हमने किए हैं ये सारा प्लेलिस्ट में आपको नीचे प्रोवाइडेड है, लिंक्स पे आप जाके क्लिक करिए, सारे मॉक्स लगाइए जिन्होंने नहीं लगाए हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन सब की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम नीचे जो लिंक गिवन है टेलीग्राम चैनल का उस पर क्लिक करिए, आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आप अवेल कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, विद हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, अब आगे करते हैं हम। आज हमारा है मॉक नंबर 9। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन हियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। जो गिवन वर्ड है ना उसका एंटोनिम पूछा है, इसको भाई अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हम एंटोनिम सिनोनिम चेक ही नहीं करते, ठीक है ना, और फटाफट के चक्कर में आंसर गलत कराते हैं। तो एंटोनिम पूछा है, फ्लिटिंग, फ्लिटिंग का एंटोनिम। तो सबसे पहले फ्लिटिंग का मीनिंग समझिए। फ्लिटिंग का मतलब होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, बहुत कम समय के लिए कोई चीज हो तो उसको बोलता है एफिमिरल। एफिमिरल, ठीक है। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, ये दोनों ही वर्ड ना काफी बार रिपीट हुआ आपके एसएससी के एग्जाम्स में, तो इनको भी लर्न करना है। एफिमिरल का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए, ट्रांजिएंट जो कम समय के लिए हो, ट्रांजिएंट, ठीक है। अभी देखिए, पासिंग, जब आप कोई इंसान आपके पास होके जाएगा तो वो कम समय के लिए होगा, मतलब पास होगा तो किस आधे सेकंड के लिए, है ना, आधे मतलब 20 सेकेंड्स के लिए, तो इसका मतलब ये पासिंग मतलब शॉर्ट टाइम के लिए। फीबल, जो लोग बहुत कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, मेंटली इमोशनली फिजिकली जो बहुत वीक होते हैं, फीबल, ठीक है, दुबले पतले टाइप के जो लोग होते हैं, फीबल, कमजोर। ब्रीफ का मतलब, अब मैं जैसे मान लो कोई मैटर हम बोलूंगे नहीं, मैटर मुझे ब्रीफ में समझा दो, मतलब कंसाइज, कंक्लूड कर दो, कंसाइज करके समझा दो, छोटा करके बता दो, ब्रीफ, ठीक है। लास्टिंग, तो हमें फ्लिटिंग का एंटोनिम पूछा था। फ्लिटिंग का मतलब होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, कम समय के लिए हो, ठीक है, ट्रांजिएंट है, एफिमेरल है। और लास्टिंग का मतलब जो लंबे समय के लिए हो, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डी। सो वी हैव आंसर डी फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट वी हैव वेरिएंस, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है वेरिएंस। इसका मीनिंग देखिए, वेरिएंस इसका पूछा एंटोनिम, ठीक है, गिवन वर्ड का एंटोनिम पूछा, अगेन वेरिएंस। वेरिएंस से आप क्या समझते हो, किसी चीज में चेंज आना, ठीक है, ट्रांसफर होना, इस तरह से, ठीक है। तो किसी भी चीज में डेटा में चेंज आना, किसी भी चीज में चेंज आना, वेरिएंस, या ऊपर नीचे होना किसी चीज का। अभी देखो कन्वेंशन, कन्वेंशन से समझो कन्वेंशनल तरीके से हम कोई काम, तौर तरीके हमारी जो, जैसे मान लो कन्वेंशन होता है ट्रेडिशनल तरीके से कोई काम करना, पुराने तरीके से कोई काम करना, ठीक है। जैसे हम बोले हम कोई भी काम करते आ रहे हैं तो हम उसको कन्वेंशन तरीके से करके आते हैं, उसमें कोई नया इनोवेशन नहीं लेके आ रहे, ठीक है। कन्वेंशन मतलब पारंपरिक तरीके से, ट्रेडिशनल वे से कन्वेंशन, ठीक है, इन ट्रेडिशनल वे। इक्वालिटी का मतलब तो मालूम है सभी को, हारमनी, सभी एक ही हारमनी में होके काम करें तो ज्यादा अच्छा है, सभी यूनिटी में होके काम करें, सभी एक लय में होके काम करें तो वो काम क्या होता है हमारा, हमेशा बढ़ता है। हारमनी मतलब सब एकजुट कर रहे हैं, ठीक है, हारमनी मतलब सब में प्यार रहे, एकजुट कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल, जो समझदार लोग होते हैं। एंटोनिम पूछा था वेरिएंस का, ठीक है, तो वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस। जैसे हम ये अगर बोलें कि अभी ना जो मार्क्स आए हैं, आप स्टेनो के देख लें, ठीक है, एसएससी स्टेनो के जो मार्क्स आए हैं उसमें, वो मार्क्स में ना काफी वेरिएंस है, बहुत उतार चढ़ाव है, ठीक है, इस तरह से वेरिएंस, तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव। और हारमनी मतलब लय, एक लय में होना, उसका एंटोनिम पूछा था। सो वी हैव मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर इज सी, हारमनी। क्यों, कन्वेंशन का मतलब ट्रेडिशनल तरीके से, इसका मतलब नहीं बनता, इक्वल, इक्वालिटी हो गया, ठीक है। इंटेलेक्चुअल मतलब, ये देखो इक्वल और हारमोनी में ना डिफरेंस है, ठीक है। इक्वल तो इक्वालिटी भी होती है ना हर चीज की, तो और हारमोनी मतलब एक लय के अंदर, ठीक है। तो वेरिएंस का यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बनेगा सी। सो वी हैव आंसर सी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अगेन एंटोनिम का है, ठीक है। वल्गर का एंटोनिम पूछा है। वल्गर से क्या समझते हैं, वल्गर जो लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, या स्पीच अच्छी नहीं होती आपकी, या फिर इनअप्रोप्रिएट स्पीच है, या वल्गर ड्रेस, वल्गर जोक जैसे लोग मार देते हैं, तो वल्गर है ना, इनअप्रोप्रिएट। तो वल्गर का एंटोनिम पूछा है। सीनियर, सीनियर और जूनियर, हमारे सीनियर्स जो होते हैं हमसे बड़े। डिक्रीज, किसी चीज का कम होना, डिक्रीज होना, ठीक है। कंपनी की जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो रही है, या किसी चीज में कमी आना, डिक्रीज होना।
इग्नोरेंट किसी चीज को इग्नोर करना, एंड रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब होता है प्योर, है ना, मतलब हम बोलते हैं कि जो पानी है वो रिफाइन होके, या कोई भी चीज रिफाइन होके क्या बन जाती है, प्योर ही तो बनती है, प्योर एकदम, ठीक है। तो वल्गर का एंटोनिम पूछा था, सीनियर होगा नहीं, इग्नोर, किसी को इग्नोर करना, डिक्रीज होना नहीं, तो वल्गर जो कि हमें सुनने में अच्छा ना लगे, जो कोई जोक है सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी चीज है, तो वल्गर का एंटोनिम होगा रिफाइन, something which is very pure. So we have answer D here. 4. Question number 4. चलिए इसको देखते हैं। He has been excused by the teacher by the time a formal complaint for bullying was made. देखिए हमारे पास में एक बहुत प्यारी सी फ्रेज बाय द टाइम, इसका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पहले भी प्रीवियस के जो मॉक्स किए ना उसमें भी दिया है मैंने सेम इस फ्रेज का क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बाय द टाइम के पहले अगर आपको लग रहा है, देखो वैसे तो हमेशा परफेक्ट ही आएगा, ठीक है, बाय द टाइम से पहले हम हमेशा परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, कौन सा, या तो पास्ट का परफेक्ट यूज करेंगे या फिर फ्यूचर का, पहली चीज तो ये ध्यान रखें, प्रेजेंट का नहीं आता यहाँ पे। और बाय द टाइम के बाद में अगर पास्ट का परफेक्ट आया है पहले, तो बाद में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट का इनडेफिनिट। अगर पहले फ्यूचर का परफेक्ट आया है तो बाद में ना इस फ्रेज के बाद में आप क्या लगाएंगे, प्रेजेंट का इनडेफिनिट। आप समझ पा रहे हैं, प्रेजेंट के इनडेफिनिट से क्या समझते हैं, वर्ब के अंदर एस और ईएस। आई एक्सप्लेन इट अगेन। देखिए जब भी आपके सामने फ्रेज आ जाए बाय द टाइम, तो बाय द टाइम से पहले हम क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस लगाते हैं, लेकिन कौन सा परफेक्ट, या तो पास्ट का लगाएंगे या फिर फ्यूचर का, ठीक है। अगर पास्ट का लगाया तो बाय द टाइम के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर फ्यूचर का लगाया तो बाय द टाइम के बाद में हम प्रेजेंट की इनडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। क्लियर है। तो ही हैज बीन एक्सक्यूज, तो देखिए गलती तो यहीं पे थी क्योंकि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस तो आता ही नहीं है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं कि कौन सा आएगा, पास्ट का आएगा या फ्यूचर का आएगा, देखते हैं। ही हैज बीन एक्सक्यूज बाय द टीचर बाय द टाइम अ फॉर्मल कंप्लेंट, तो ए आर्टिकल था हमारा, ठीक है, आर्टिकल के बाद में नाउन्स आते हैं, ये नाउन है, और ये कंप्लेंट कैसे थी, फॉर्मल, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी क्या है, पेपो, ये पेपो का क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि बुली एक वर्ब होती है, बुली, बुलिड, बुलिड, ठीक है, और वर्ब के अंदर आईएनजी लगाने से वो जिरन बन जाता है, ये जिरन किसका ऑब्जेक्टिव केस है, पेपोजिशन का। अब हमारी ये वर्ब पड़ी है ना, ये वर्ब पड़ी, क्योंकि बाय द टाइम के बाद में एक वर्ब चाहिए हमें, तो ये वर्ब कैसी है, पैसिव वॉइस के अंदर, लेकिन ये कौन सी वर्ब है, पास्ट की है कि नहीं, पास्ट की है। तो पास्ट की अगर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली पास्ट का परफेक्ट टेंस, तो इसको हैड करेंगे। He had been excused by the teacher by the time a formal complaint for bullying was made. So we have answer, we have an error in part D. Okay, he had, यहाँ पे क्या आ जाएगा, he had. So next we have नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। देखिए सबसे पहले ये समझिए जो आर्टिकल द है ना, जब भी हम किसी क्रिकेट के बात की बात करें, क्रिकेट की या किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स की कोई भी गेम की बात करें ना, या फिर आप किसी स्कूल की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी, फिर आप किसी प्रिजन की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, तो इन सबसे पहले ना हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, इस चीज को अच्छे से लर्न करना, ठीक है। जैसे द चेस नहीं, चेस है ना, क्रिकेट, द क्रिकेट नहीं, क्रिकेट, इस तरह से। तो फुटबॉल से पहले द नहीं आएगा। रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ फुटबॉल, वी हैव एरर इन पार्ट सी, इट्स सी, ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव, हाँ यहाँ पे ना एक चीज और लर्न कर लेना, जैसे थिएटर होता है ना, थिएटर एंड मूवी, इनसे पहले ना आर्टिकल द लगता ही लगता है, मैंडेटरी है। आई एम गोइंग टू थिएटर नहीं, आई एम गोइंग टू द थिएटर, आई एम गोइंग द मूवी, ठीक, इस तरह से थिएटर एंड मूवी से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। नेक्स्ट, whenever he is on a holiday, जब भी वो हॉलीडे पे होता है, ठीक है, he travels by foot, तो ये बाय फुट नहीं होता, ये हमारी फ्रेज है, इसको क्या बोलते हैं, ऑन फुट, क्या लगाते हैं, ऑन फुट, ठीक है। आई एम कमिंग बाय कार, ठीक है, आई एम कमिंग बाय ट्रेन, ये तो सही है, लेकिन पैर जो होता है ना हमारे, भगवान ने चलने के लिए दिए है ना, तो यहाँ पे इसके लिए लगाते हैं ऑन फुट, ठीक है, बाय फुट नहीं आता। तो हमारे पास में एरर है सी पार्ट में। आप ये लिख सकते हैं, आई एम कमिंग बाय कार,
या फिर आप ये लिख सकते हैं आई एम कमिंग इन द कार, इन द कार, दोनों ही सही हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आई एम कमिंग ऑन फुट होता है इस तरह से। नेक्स्ट, ये हमारा कोर्स है जो हम 10 दिसंबर से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लाइव क्लासेस रहेंगी आपकी। इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 to 7 मंथ्स का रहेगा। आप मेरे साथ में 6 से 7 महीने लाइव क्लासेस करेंगे। और ये जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है कंप्लीटली एसएससी के कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। उनको ध्यान में रखते हुए हमें इन सारी क्लासेस को डिजाइन करें। लाइव क्लासेस रहेंगी एंड पीडीएफ नोट्स एंड रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ आप इसमें अवेल कर सकते हैं। तो इन क्लासेस को लेने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाकर ML कैंपस ऐप को डाउनलोड करना है और आप मुझसे नेक्स्ट 6 to 7 आप मुझसे लाइव कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे वो मैं आपको पर्सनल नंबर दूंगी, तो उस नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द 4 ऑप्शंस। मिसस्पेल्ड वर्ड का है, चलिए देख लेते हैं। लोकेशन, LO, लोकेशन, CATION, बिल्कुल सही है, ठीक है। जिन वर्ड्स के लास्ट में शन लग जाता है, ठीक है, नेस है, हुड है, मेंट है, ये सब हमारे क्या बन जाते हैं, नाउन। कौन सा नाउन बनते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन, बिल्कुल सही है। मेडिटेशन, MEDI, मेडिटेशन, TATION, बिल्कुल सही है। एवर्शन, इट्स AVERSION, AVERSION। एवर्शन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को या किसी इंसान को पसंद नहीं करते ना, नॉट लाइकिंग टू समवन और समथिंग, नॉट लाइकिंग टू समवन और समथिंग, ठीक है। एवर्शन, एवर्स फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट, आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस नाउ। अभी देखिए इस क्वेश्चन में तो क्या था, आई एम हियरिंग, है ना। अभी कुछ हमारी वर्ब्स होती हैं जो स्टेटिव वर्ब्स रहती हैं हमेशा, ठीक है। सेंस ऑफ, जिनको परसेप्शन बोलते हैं, जैसे हमारी जैसे 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, ठीक है। इनकी कभी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, ये मतलब स्टेटिव वर्ब ही इनको बोलते हैं। जैसे स्मेल है, टच है, जैसे स्मेल, टच, हियर, ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन। फिर जैसे इसके अलावा अंडरस्टैंड, अपीयर एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लव है, रिस्पेक्ट है, तो इस तरह से अब ये नहीं बोलेंगे आई एम हियरिंग, आई हियर, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। सी है, व्यू है, इस तरह से ना, आई कैन सीइंग यू नहीं, आई कैन सी यू, व्यू, सी, लुक, हियर, ये सब कर लेना यहाँ पे, लुक, सी, इस तरह से, स्मेल, टच, टेस्ट एंड सो ऑन, काफी सारी है हमारी। तो मोटा मोटा आप ऐसे लर्न कर लो, जो हमारी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड कोई वर्ड्स आते हैं ना, ये आईएनजी फॉर्म में नहीं जाते, ठीक है। आई कैन टेस्ट दिस केक, ठीक है, इस तरह से। आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस नाउ नहीं, आई हियर, आई हियर, आई हियर, आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइस नाउ, मैं सुन सकती हूँ एक स्ट्रेंज नॉइस जो आ रही है, ठीक है। तो हियरिंग की जगह पे क्या होगा, हियर। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं, ये 5 सेंसेस कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं जाती है, ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू नहीं, आई अंडरस्टैंड यू, आई एम लविंग यू नहीं, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, इस तरह से, ठीक है। ये वर्ड्स हैं, इनको अच्छे से कर लेना, एग्जाम में रिपीट होते हैं। ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे। इसको ब्रेक करते हैं। ऑल ऑफ अस, कोई दिक्कत नहीं है, अस के लिए ऑल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ऑफ अस। अब ये अस बहुत सारों की बात कर रहा तो वर आएगा, ठीक है। अ लिटिल नर्वस, कुछ नर्वस थे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन हमारा कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद में हमें एक सब्जेक्ट और चाहिए, सब्जेक्ट नंबर 2 एंड वर्ब नंबर 2, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 था और ये हमारी वर्ब नंबर 1 थी, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अपना कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जब आता है रूम में तो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट के लिए इनटू ही लगेगा, इनटू दिस रूम टुडे। टुडे हमारी टाइम को बताने वाली एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं था, तो वी हैव नो एरर इन दिस 9 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। डू यू अर्न सो मच टू मेक बोथ एंड्स मीट। बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है क्या तुम उतना कमा लेते हो कि तुम अपना सारा गुजारा कर लेते हो, मतलब आपका बोथ एंड्स मीट का मतलब आपका दिन रात का सारा खर्चा निकल जाता है क्या, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं क्या। डू यू अर्न,
सो मच नहीं, डू यू अर्न मच, क्या तुम इतना कमा लेते हो, डू यू अर्न मच टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो यहाँ पे एरर होगा बी पार्ट में, डू यू अर्न मच, क्या तुम इतना कमा लेते हो, टू मेक कर लेते हो क्या, बोथ एंड्स मीट, क्या आपकी दोनों सुबह शाम की जो जरूरतें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, जरूरतें मतलब सुबह शाम का खाना हो जाता है, क्या उतना कमा लेते हो क्या। आजकल इतने कमाने से कुछ नहीं होता ना, हाँ, क्योंकि डिजायर्स बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए सब बहुत ज्यादा एफर्ट भी करते हैं, आपको भी बहुत ज्यादा एफर्ट करने चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो डिजायर्स हैं एक अच्छी लाइफ आप स्पेंड कर पाए, है ना। हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबव सस्पेक्ट, किसकी, किसी इंसान की जो लॉयल्टी है और ऑनेस्टी दोनों एडजेक्टिव हैं, क्या एडजेक्टिव के बाद में ये लिंकिंग वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, आर अबव सस्पेक्ट। देखो वैसे अगर आप देखो ना, यहाँ पे एक बहुत प्यारी चीज बताऊं मैं आपको, इज एम आर जब, ठीक है, और वॉज वर्ब, तो जब ये एक्टिव वॉइस में होंगे ना तो एक्शन वर्ब का रिप्लेस करेंगे, एक्शन वर्ब को बताएंगे, यही तो बोलता है शी इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, शी वाज प्लेइंग, इस तरह से इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में तो आईएनजी आता है, कब, एक्टिव वॉइस में ना। लेकिन इज एम आर वॉज वर्ब जब अकेले आए ना, देखो उसके आगे कोई आईएनजी फॉर्म नहीं आया है, नहीं आया ना, इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट जो होता है ना, जो हमारी क्वालिटी होती है उसको कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है, यहाँ पे उसकी क्वालिटीज आती है ना, सब्जेक्ट को उसकी क्वालिटी से, जैसे अगर मैं बोलूं शी इज ऑनेस्ट, अगर ये एक्शन वर्ब होता तो यही लिखते ना, शी इज प्लेइंग, यही लिखते हैं, वो खेल रही है, इसके साथ में आईएनजी आता, कब, वो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस मतलब शी जो है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो खुद डूअर है, काम को करने वाला, कोई क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो कोई इज अकेले आया है, इसका मतलब ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट होता आगे ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, सब्जेक्ट वो है, सब्जेक्ट कैसा है, ऑनेस्ट, सब्जेक्ट कैसा है, सैड, सब्जेक्ट कैसा है, हैप्पी, इस तरह से। तो किसी इंसान की जो लॉयल्टी और ऑनेस्टी है ना, वो क्या है, आर अबव सस्पेक्ट, तो ये आर हमारा यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद में हमारा क्या है, एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है, तो सस्पेक्ट यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सस्पिशियस, सस्पिशियन, क्या सस्पिशियन, सस्पिशन का मतलब होता है जब आप, मतलब आपको किसी पे संदेह ना हो, ठीक है, उसकी जो ऑनेस्टी है और जो ईमानदारी है वो अबव सस्पिशन है, मतलब हमें उस पर कोई भी डाउट नहीं है, सस्पिशियन, क्या सस्पेक्ट की जगह आएगा सस्पिशियन। So we have error in part A part में error। Next we have question number 12। I hope सभी सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, और काफी फ्रूटफुल है ये सारे सेशन, सभी लास्ट तक लगाइए इन क्लासेस को। पारुल इज 10 years, कोई दिक्कत नहीं है, 10 years एल्डर, एल्डर के बाद में क्या लगा है, देन, तो पहले तो देन नहीं आएगा क्योंकि एल्डर अपने आप में कोई भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ठीक है, एल्डर कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तो एल्डर के साथ में हम क्या लगाएंगे, टू, जैसे प्रेफर, प्रेफरेबल, सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, इन सब के साथ में हम टू लगाते हैं, शी इज सीनियर टू मी, राइट, आई प्रेफर टी टू कॉफी, इस तरह से। तो एल्डर भी अपने आप में कोई कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए हम एल्डर के साथ में क्या लगाएंगे, टू। पारुल is 10 years elder to her siblings. So we have error in part A. Next we have question number 13. Let's see, a gray area. A gray area. देखिए इसका मतलब, देखिए अ ग्रे एरिया का मतलब होता है कैसा एरिया जहां पे, एक ऐसी कंडीशन जहां पे ना आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, नॉट क्लियर। देखो अनक्लियर सिचुएशन, आंसर तो यही होगा, एंड अनक्लियर सिचुएशन, अ स्पेशल पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड अनस्पोकन ट्रूथ नहीं, एंड अनयूजुअल स्पोर्ट नहीं, अनक्लियर सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको कुछ नहीं पता। अब देखो एमटीएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये बोल रहे हैं ना, पता ही नहीं हमारा पेपर कब होगा, तो आपके लिए आज ये सिचुएशन कैसी है, अ ग्रे एरिया, राइट। तो जितने भी एमटीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज वो क्या है, ये जो सिचुएशन बनी हुई है, इट इज काइंड ऑफ अ ग्रे एरिया, अनक्लियर सिचुएशन, पता ही नहीं है पेपर कब होने वाला, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो कम राउंड, तो कम राउंड से आप क्या समझते हो, जब आप मतलब दोबारा कॉन्शियस हो जाते हो ना, दोबारा मतलब दोबारा जब कॉन्शियस हो जाते हो किसी चीज को लेके, ठीक है, या फिर मतलब ऐसे समझो, मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट के बाद में 2 या 3 घंटे के बाद में किसी को होश आया, तो हम बोल सकते हैं आफ्टर एक्सीडेंट ही केम राउंड, उसको होश आया, आफ्टर एक्सीडेंट ही केम राउंड आफ्टर 2 hours, 2 घंटे बाद उसको होश आया, ठीक है, कॉन्शियसनेस में आना,
कॉन्शियसनेस, अगेन कॉन्शियसनेस में आना। तो टू मीट सम बाय चांस नहीं, टू स्पेंड अ लॉट टाइम विद समवन नो, टू गो राउंड एंड राउंड नो, टू बिकम कॉन्शियस अगेन। ठीक है, वही जो मैंने ऊपर लिखा था, टू बिकम कॉन्शियस अगेन, वही है। अब जब दोबारा कॉन्शियस फॉर्म में आ जाते हैं उसको बोलते हैं टू कम अराउंड। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा है। ठीक है, अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है आपका प्लेस, जहां पे आप रहते हो, निवास करते हो, अबोर्ड ना। वेयर डू यू अबोर्ड, आप कहाँ रहते हो, है ना, इस तरह से अबोर्ड आपका लिविंग प्लेस, लिविंग प्लेस, लिविंग प्लेस इज कॉल्ड अबोर्ड। तो देखो हैबिचुएशन, हैबिचुएशन का तो मतलब ये होता है कि आप किसी चीज के आदी हो जाएं, हैबिचुएटेड हो जाएं। जैसे मैं आपकी क्लासेस लेने की हैबिचुएटेड हो गई हूँ और आप मुझसे पढ़ने के हैबिचुएट हो गए हो ना, तो आदी होना किसी चीज का। अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब होता है किसी चीज पे बोर्डिंग करना, जैसे बोलते हैं ना अबोर्ड, किसी चीज पे चढ़ना, जैसे आप ट्रेन पे अबोर्ड करते हो, बस पे अबोर्ड करते हो, इस तरह से। ठीक है, अबोर्ड के लिए फिक्स प्रपोजिशन आती है ऑन। कंटिन्यूली आई अबोर्ड ऑन ट्रेन, आई अबोर्ड ऑन बस, इस तरह से। ड्वेलिंग, ड्वेल से क्या समझते हो, किसी कोई प्लेस जहां पे आप रह रहे हो, निवास कर रहे हो, ड्वेल। ठीक है, ड्वेल इज अ वर्ड जहां पे, जिसका मीनिंग होता है जहां पे आप निवास कर रहे हो। ठीक है, ड्वेलिंग करना। तो आंसर तो इसका सी ही होगा। एक लास्ट वर्ड और देख लेते हैं, एनेक्स। एनेक्स होता है किसी भी कंट्री को जब आप फोर्सफुली कंट्रोल कर लेते हो, अपने अधीन ले लेते हो, उसको बोलता है एनेक्स करना। किसी कंट्री को हमने अपने कंट्रोल में कर लिया बाय फोर्स। ठीक है, तो ड्वेल का मतलब होता है निवास करना, टू लिव। अबोर्ड का मतलब होता है, सो वी हैव आंसर सी। सिनोनिम पूछा था, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, आई एम मच टॉलर देन आई वॉज अ ईयर अगो। देखो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, इस पार्ट को हमें इंप्रूव करना, देख लेते हैं हम। आई एम मच टॉलर, तो कोई दिक्कत नहीं है, मच टॉलर, मैं ज्यादा बड़ी हो गई हूँ, देन आई वॉज अ ईयर अगो, है ना। एक साल से पहले ज्यादा बड़ी हो गई हूँ, मतलब एक साल पहले थोड़ी हाइट कम थी और एक साल बाद अब मैं थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई हूँ। देख लेते हैं। कंपैरेटिव डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, कंजंक्शन देन आया है, आई वॉज अ ईयर अगो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा पार्ट, पूरा क्वेश्चन एकदम सही है, कोई भी एरर नहीं था, तो नो सब्सटीट्यूशन। ठीक है, आई एम मच टॉलर। अब कोई ये कहेगा कि यहाँ पे मैं मच क्यों आया, देखो जरूरी नहीं है कि हम अगर मैं यहाँ पे मोर लगा देती तो सुपर फ्लोस हो जाता ना, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में मोर तो नहीं आएगा ना। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आई एम मोर इंटेलिजेंट देन नेहा, या जो भी है जिसके साथ भी कंपैरिजन करना है। या फिर ये तो नहीं लिखेंगे ना मोर एक्टिवर, ये तो गलत हो जाएगा ना, एक्टिवर। तो यहाँ पे ना आपको चीजें समझनी पड़ेगी, या फिर ये लिख लो, सिंपल लिख लो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे ये लिखूं मोर टॉलर, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि टॉल का तो मालूम है टॉलर होता है, तो मोर तो नहीं होगा ना, डबल डबल कंपैरेटिव डिग्री तो साथ में नहीं आती, सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। ठीक है, टॉल का जब टॉलर बनता है तो मोर क्यों लगाएंगे, काहे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, राइट। तो हम मोर उन क्वालिटीज के आगे लगाते हैं जिनको हम कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर पाते। जैसे इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर नहीं होता, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता, तो हमारी मजबूरी है, हम ये लगाएंगे वो उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन, जिससे भी हम कंपेयर कर रहे हैं, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन, जिससे भी हम कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, टॉलर, टॉल का टॉलर हो सकता है, स्मार्ट का स्मार्टर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो वहां पे मोर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो मोर तो आएगा नहीं, क्योंकि टॉल का टॉलर हो सकता है। ठीक है, तो मच आप लगा सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए कभी कभी हम एक्सप्रेशंस मच भी दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम मच टॉलर देन आई वॉज अ ईयर अगो, मैं एक साल से पहले ज्यादा लंबी हूँ। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं था, वी हैव हियर आंसर सी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, इजिली प्रोवोक्ड। एक ऐसा इंसान जिसे इजिली प्रोवोक किया जा सके, प्रोवोक मतलब उकसाया जा सके ना। कुछ लोग होते हैं ना जिसको पिंग कर दो तो गुस्से में एकदम लाल हो जाता है, अच्छा ये क्या, मैं चलता हूँ, कैसे कर दिया, है ना। इनविंसिबल, इनविंसिबल, इसको ना विन लर्न कर लो, वैसे तो विन की स्पेलिंग ये होती है ना। एक ऐसा इंसान जिसको विन ना किया जा सके, जिसको हराया ना जा सके, है ना, जिसको हम हरा नहीं सकते कभी, तो इनविंसिबल। इरेसिबल, इरेसिबल का मतलब यही होता है जो जल्दी से इरिटेट हो जाए, जिसको जल्दी से गुस्सा आ जाए। ठीक है, इरिडिसेंट, इरिडिसेंट का मतलब होता है एक ऐसा सोर्स जहां से ना बहुत सारी चमक या लाइट आ रही हो, होते हैं। इरेशनल, कई लोग इरेशनल होता है, इलॉजिकल टाइप के लोग होते हैं, वही होता है यहाँ पे प्रोवोक का। सो वी हैव आंसर हियर इरेसिबल, इरेसिबल।
नेक्स्ट वी हैव इरेसिबल, वही होते हैं जो जल्दी से, जिनको गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी जो इरिटेट हो जाते हैं, इरेसिबल। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, दे डैश अ सेपरेट कैबिन टू ईच एम्प्लॉई, उन्होंने हर एक एम्प्लॉई को क्या दे दिया, सेपरेट असर्ट कर दिया, नहीं होगा, अपॉइंट थोड़ी ना किया था, कैबिन को अपॉइंट नहीं किया था, ओन नहीं, कैबिन अलॉट किए जाते हैं, अलॉट है ना, सभी को अलॉटमेंट की गई कैबिन्स की। So we have answer A. How many eggs were put into the basket? How many eggs? देखो eggs हमारा क्या था, काउंटेबल नाउन था, काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, मैनी लगाते हैं ना, जैसे बॉय के आगे बॉय का बॉयज हो सकता है तो मैनी बॉयज कर सकते हैं ना, मैनी बॉयज कर सकते हैं। मिल्क है तो मिल्क के आगे तो मैनी नहीं करेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए क्या हम इसके आगे क्या लगाएंगे, मच का, है ना। लेकिन ये तो काउंटेबल नाउन था, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बना पाते हैं, सिंपल, जैसे चेयर का चेयर्स, टेबल का टेबल्स, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, एग का एग्स, जिन भी नाउन का आप प्लूरल बना पाए वो सारा का सारा काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन से पहले हम डिटर्मिनर हमेशा मैनी का यूज करते हैं, सम, मैनी, इस तरह से। और जो मच होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे समझ लो, अनकाउंटेबल वो नाउन वो होता है जिनको हम मेजर, जिनको हम तोलते हैं इकाइयों में, जैसे 1 किलो दूध, 2 किलो, 1 लीटर, है ना, 2 लीटर पानी, इस तरह से। तो लीटर है, किलो है, किलोग्राम्स है, मीटर है, सेंटीमीटर है, जिन सभी नाउन को हम तोल के लाते हैं ना, 1 किलो चीनी, तो शुगर का शुगर्स नहीं करते, तो सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम मेजर करके लाते हैं, जिनको हम माप के लाते हैं ना, घर में जितनी भी सारी चीजें हम यूज करते हैं वो सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा काउंटेबल नाउन था, काउंटेबल नाउन से पहले मैनी सही है क्योंकि काउंटेबल नाउन प्लूरल है, तो हम मैनी डिटर्मिनर का यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी एग्स, अब नाउन हमारा प्लूरल था तो वो भी प्लूरल आएगी, पुट इनटू, रखे गए थे, द बास्केट, कितने एग्स को रखा गया था बास्केट में, तो हमारे पास में इसमें कोई भी एरर नहीं है। वी हैव आंसर बी हियर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, ठीक है, ऑफ के बाद में नाउन जब भी आता है, अगर काउंटेबल नाउन है तो हमेशा प्लूरल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस 6 मंथ्स, देखो टाइम हमारा प्लूरल था ना, जब भी टाइम प्लूरल हो तो उसमें सिंस नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, 4। ये तो चीजें आपको आती होगी ना। अगर मैं बोलूं ईयर्स, अगर मैं बोलूं मंथ्स, ठीक है, डिकेड्स, डिकेड्स एंड सो ऑन, देखो ऐसा सारा सब में, तो जहां पे भी टाइम में ऐसा आएगा वहां पे हम क्या लगाएंगे, 4, ठीक है। अब जैसे मान लो मॉर्निंग, इवनिंग, या ईयर लगा दो, ईयर कर दो, मंथ कर दो, इनमें एस नहीं आ रहा ना, दिवाली, देखो इन सब में किसी में भी एस नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस। एक और चीज ध्यान रखना, और ना जब भी टाइम फ्रेम से पहले, आई रिपीट, टाइम फ्रेम से पहले अगर कोई आर्टिकल आ जाता ना, जैसे आर्टिकल ए आ जाए, एन आ जाए, या द आ जाए, तब भी हम 4 का यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जब भी किसी टाइम फ्रेम से पहले आर्टिकल आ जाए, ठीक है, तो उसको भी हम 4 से डिनोट करते हैं, या फिर टाइम फ्रेम आपके प्लूरल आ जाए, तो प्लूरल था मंथ, मंथ का मंथ था तो 4 आएगा, सिंस नहीं 4। और जहाँ पे टाइम प्लूरल नहीं होते ना वहां पे हम सिंस लगाते हैं, सिंपल, पॉइंट ऑफ टाइम, और ये इन सब चीजों में मत जाओ, ये पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन है, सिंपल रखो चीजों को। तो वी हैव आंसर इन पार्ट ए। नेक्स्ट वी हैव, तो फाइनली एट द लास्ट, अब हम आ गए अपने क्लोज टेस्ट पे, ठीक है। क्लोज टेस्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5 क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं, सीधे सीधे 5 नंबर हमारे फोकट के हैं ये वाले, है ना। अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दो तो 5 नंबर आपके बहुत इजीली बन जाएंगे। चलो इसको पढ़ते हैं और फिर जल्दी से सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द डॉक्टर लेफ्ट सम मेडिसिन्स, लीव लेफ्ट, है ना, ये वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म। अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो इससे पहले हैज, हैव या फिर हैड लगता ना। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंची, तो हैज, हैव, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर ये अकेले आई तो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट टेंस में बात हो रही है, पूरा पैराग्राफ पास्ट टेंस में चलेगा, क्योंकि हमने ये सीखा है कि जब भी कोई सेंटेंस अगर पास्ट में स्टार्ट हो जाए तो वो पूरा खत्म होता है पास्ट में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो द डॉक्टर लेफ्ट सम मेडिसिन, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन छोड़ी, विद द इंस्ट्रक्शंस, इस इंस्ट्रक्शन के साथ में, फॉर, क्योंकि विद हमारा प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। लेफ्ट है, ये लेफ्ट वर्ब, ये जो वर्ब है ये वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि वर्ब की अपनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और डॉक्टर हमारा क्या है, नाउन, नाउन के बाद में आया वर्ब, और वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस, ये प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्टिव केस।
फोर हमारा प्रेपो है और प्रेपो के बाद में ऑब्जेक्टिव केयर। गिव एक वर्ब थी, वर्ब के अंदर आईएनजी लगा जो बना जिरंड। ये जिरंड अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है किसका, प्रेपोजिशन का, क्योंकि हमें मालूम है प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ब आएगी तो वो बेस फॉर्म में कभी नहीं आती, उस वर्ब के अंदर आईएनजी लगाने से वो क्या बन जाता है, जिरंड्स। ठीक है, और वो जो जिरंड है वो ऑब्जेक्टिव केस बनता है किसका, प्रेपोजिशन का, क्योंकि वर्ब के अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं और प्रेपोजिशन के अपने ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया देन। ठीक है, द डॉक्टर लेफ्ट सम मेडिसिन, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन छोड़ी कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ में फॉर गिविंग देम, जो उसको दी थी। वन वॉज, जो एक थी, टू डाउन द फीवर एंड अनदर टू ओवरकम एन एसिड कंडीशन। ठीक है, देखो कह रहे कि जो मेडिसिन छोड़ी थी ना उसमें से एक मेडिसिन ऐसी थी जो फीवर को कम कर दे। ठीक है, और जो दूसरी थी अनदर थी टू ओवरकम द एसिड कंडीशन, जो दूसरी ऐसी थी जो एसिड को कम कर दे। कभी कभी हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है ना, तो हमें एंटा एसिडिक मतलब एंटो एसिड्स की जो मेडिसिन होती है वो लेनी पड़ती है। एंटा एसिड्स कौन सी होती हैं, जैसे पेंटोप डी एंड ऑल, ये सब जो होती हैं तो हम लेते हैं। तो डॉक्टर ने एक तो ऐसी मेडिसिन छोड़ी थी जिससे फीवर कम हो जाए, और एक ऐसी छोड़ी थी जिससे आपकी एसिड अगर आपको एसिड बने तो आप वो मेडिसिन खा लेना, इससे आपका एसिड कम हो जाएगा। जनरली यही करते हैं डॉक्टर्स, जैसे किसी भी बच्चे को या फीवर आ जाता है या हमें भी जनरली फीवर आता है, कुछ भी कोई भी हमें कोल्ड कफ होता है तो हम जैसे मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो उसके साथ में एंटा एसिड जरूर देते हैं कि भैया आप ये पहले लेना प्रिकॉशन के तौर पे, बाद में बोलोगे हमें गैस बन रही है ना। तो ये तो जो मेडिसिन दी थी वो फीवर को कम करने के लिए। तो देखो यहाँ पे देखो रिड्यूस, फीवर कभी रिड्यूस नहीं होता, श्रिंक तो कपड़े होते हैं ना, एक है ब्रिंग और एक है डिक्रीज। तो आपको ना बड़ा अच्छा लगेगा डिक्रीज, है ना, लेकिन ये वर्ड यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों, डिक्रीज है ना, किसी चीज का वैल्यू का कम होना होता है डिक्रीज का। ठीक है, और यहाँ पे ना ब्रिंग डाउन आएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या बनेगा, ब्रिंग डाउन। ठीक है, यहाँ पे ब्रिंग डाउन क्यों आया, इसका मुझे कौन बताएगा कि हमने ब्रिंग डाउन क्यों लिखा। ब्रिंग डाउन ना एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ब्रिंग डाउन अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी के इफेक्ट को कम करना, किसी के इफेक्ट को कम करना। अब इफेक्ट क्या था भाई, फीवर था, बीमार था, बुखार थी। ठीक है, तो उसके इफेक्ट को कम करना था, तो उसके इफेक्ट को ब्रिंग डाउन मतलब कम करने के लिए डॉक्टर ने क्या रखी थी, एक मेडिसिन छोड़ी थी। समझ पा रहे, डिक्रीज नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, इफेक्ट को कम करने के लिए फ्रेजल वर्ब क्या होती है, ब्रिंग डाउन। तो वी हैव आंसर डी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे डिक्रीज कर दिया होगा, सबने गलत किया है। एंड अनदर ओवरकम तो एसिड कर, दूसरी जो छोड़ी थी उससे एसिड कम हो जाएगा भैया, वो छोड़ी थी। द जर्म्स डैश इन्फ्लुएंजा कैन एग्जिस्ट ओनली इन एसिड कंडीशन। वो कह रहा है कि जो जर्म्स है ना, किसके जर्म्स, इन्फ्लुएंजा के, है ना, इन्फ्लुएंजा के। तो इन्फ्लुएंजा से इसका कनेक्शन दिखाना है, तो कनेक्शन दिखाने के लिए तो एट तो लोकेशन के लिए आता है ना, ऑन तो किसी स्थान के लिए आता है, टू डेस्टिनेशन के लिए आता है, ऑफ। ठीक है, द जर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, जर्म्स किसके थे, कनेक्शन दिखाने के लिए, है ना, द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। समझ पा रहे हो, मतलब जर्म्स का कनेक्शन किससे दिखाना था, इन्फ्लुएंजा से। जो कनेक्शन दिखाने के लिए, कनेक्टिविटी दिखाने के लिए हमारे पास में एक ही प्रेपोजिशन है और वो है ऑफ। द जर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंजा कैन एग्जिस्ट कर सकते हैं ओनली इन एसिड कंडीशन। जब हमें एसिड होगा तभी इन्फ्लुएंजा के जो जर्म्स है वो हाइप हो सकते हैं। ही एक्सप्लेन, उसने बताया, ही सेड दैट देयर वाज, क्या था, देयर वाज टू वरी इफ द फीवर डिड नॉट गो अबव 103 डिग्री। वो कह रहा है कि वरी करने की ना जरूरत नहीं है, अगर आपका ना जो फीवर है ना 103 डिग्री के ऊपर, मतलब 103 डिग्री पर रहे, मतलब उसके ऊपर जाएगा फिर तो भाई घबराने की जरूरत है। लेकिन 103, 102, 103 डिग्री रहता है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 104, 5 हो जाए तो बहुत ज्यादा लगता है ना कि अब तो ज्यादा ही हो गया। 102, 103 में तो हम बियर कर जाते हैं, दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। तो कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, 103 तक तो ठीक है, 103 के ऊपर गया फिर जरूरत है। ठीक है, तो कह रहा है कि नो बडी तो आएगा नहीं, एवरीथिंग आएगा, यानी देयर वाज नथिंग। वो कह रहा है देयर वॉज नथिंग टू वरी, वहां कोई जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। द फीवर डिड नॉट गो, फीवर नहीं जाएगा, फीवर नहीं गया था अब 103 डिग्री। ठीक है, वो कह रहा है कि जो हमारा बुखार था वो नहीं गया था 103 डिग्री से ऊपर, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, नथिंग। दिस वॉज एन, अभी क्या है, दिस वॉज एन डैश ऑफ फ्लू एंड देयर वॉज नो डेंजर इफ निमोनिया कुड बी। अभी देखिए, दिस वॉज एन एपिडर्मिस, डर्मा, डर्माटोलॉजिस्ट कौन होते हैं,
डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना, डर्मा स्किन के डॉक्टर्स को बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है ना। डर्मी कूल कूल करके पाउडर भी आता है ना जो स्किन पे लगाते हैं, ठंडा ठंडा फील करते हो, डर्मी कूल, तो स्किन से रिलेटेड होते हैं ये तो ना, स्किन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन तो यहाँ पे मीनिंग नहीं, इरोजन तो सॉइल का होता है, ठीक है। एपिडेमिक, so we have answer D here. This was an epidemic of flu and there was no danger if pneumonia could be preserve तो नहीं करेंगे, ठीक है, पोस्टपोन नहीं करेंगे, प्रोटेक्टेड नहीं करेंगे, प्रिवेंटेड, ठीक है। if pneumonia could be prevented, so we have answer B here. Sorry, answer B here, ठीक है, प्रिवेंटेड। तो ये था हमारा आज का क्लोज टेस्ट। तो हमने आज क्लोज टेस्ट भी अपना पूरा किया। अब आज जो हमने मॉक टेस्ट किया है ना, ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 9 था, राइट। तो अभी तक जो स्टूडेंट्स मुझे देख पा रहे हैं, इससे पहले हमने 8 मॉक टेस्ट कर लिए, ये 9th वन था। तो सभी को सारे मॉक्स लगाने टिल मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, वेल वी शैल कंटिन्यू दिस मॉक टेस्ट और आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। इन मॉक टेस्ट को हमने स्पेशली डिजाइन किया है एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसका भरपूर एकदम फायदा उठाएं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।